नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 17 हिंदी के यूट्यूब चैनल में आज हम आपको बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जुड़ी कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ने अपने पैर में फिर से कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? कहीं नीतीश कुमार ने फिर से 2014 वाली गलती तो नहीं दोहरा दी? कहीं नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को जेडीयू प्रेसिडेंट बनाकर गलती तो नहीं कर दी? कहीं नीतीश कुमार बीजेपी के शिकार तो नहीं हो गए? जी हाँ, हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक समय नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनने के दौर में सबसे आगे थे। फिर ऐसा कुछ हुआ कि नीतीश कुमार एनडीए से गठबंधन तोड़कर अलग हो गए। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिर से साल 2017 में बीजेपी से गठबंधन कर नीतीश कुमार बिहार की कमान संभाली। साल 2020 चुनाव में बिहार की जनता ने उन्हें काफ़ी निराश किया। जी हाँ, हम इसे ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 विधायक सदन में आए थे और जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने बताया कि उनके विधायक अमित शाह और जेपी नड्डा जी से बात कर रहे थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। जेडीयू जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी के बयान से सब स्पष्ट हो जाएगा कि अटल बिहारी का जो अटल धर्म था उसका पालन सभी घटक दलों को करना चाहिए और सीखना चाहिए। हमारे पार्टी के नेताओं ने अमित शाह जी से और नड्डा जी से भी आग्रह किया था कि ऐसा अनुशासित विपक्ष तो आपको मिलेगा ही नहीं कि सरकार बीजेपी की है और नेता प्रतिपक्ष जेडीयू का है, जिसने कभी कोई असुविधा सरकार के लिए पैदा नहीं की। लिहाजा हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके इसको और मजबूत बनाइए। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें प्रेम, भाईचारा और सद्भाव ये ऐसे गठबंधनों के मूल आधार होते हैं। केसी त्यागी ने खुद बताया कि बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जो किया वह सही नहीं किया। जी हाँ, बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और अरुणाचल प्रदेश से जेडीयू को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके असर से बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी परेशान हो गए हैं। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा तो उसे इग्नोर करते हुए नजर आए। आइए देखते हैं उस समय नीतीश कुमार का रिएक्शन क्या था। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अब सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या आपकी सहमति थी या पहले से ही ऐसा कुछ चल रहा था? कोई बात नहीं, अभी हम लोगों का मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है। बिहार मुख्यमंत्री को बीजेपी ने इतने बैकफुट पर ला दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी अपने सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को सौंप दिया है। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं अब आरसीपी सिंह के बारे में कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने क्यों सौंपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। आपको इनके बारे में बताने से पहले यह जरूर बता दूं कि अब आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी भी माना जाने लगा है। आगे आप खुद समझ जाएंगे यह क्यों बोला जा रहा है। नाम आरसीपी सिंह, पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह, बिहार के नालंदा से बिलोंग करते हैं। यूपी कैडर के आईएएस भी रह चुके हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इन्हें नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी क्यों माना जा रहा है। आरसीपी सिंह जी बिहार के नालंदा से आते हैं, उसी नालंदा से जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आते हैं। आरसीपी सिंह जी कुर्मी समुदाय से आते हैं, उसी कुर्मी समुदाय से जिससे नीतीश कुमार आते हैं। आरसीपी सिंह जी की मुलाकात नीतीश कुमार से 1998 में तब हुई जब नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे और उस समय
आरसीपी सिंह तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार के स्पेशल सेक्रेटरी पद पर नियुक्त हुए। तब से नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह एक दोस्त की तरह साथ जुड़े रहे। साल 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को परास्त करके मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी ली, तब आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। जब साल 2010 में आरसीपी सिंह ने आईएएस पद की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, तब नीतीश कुमार ने इन्हें राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचा दिया। 2016 में फिर से दोबारा राज्यसभा सांसद चुने गए। आज भी वह राज्यसभा के सांसद हैं और अब वह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन क्या फिर से इस दिए गए जिम्मेदारी से खुद का नुकसान तो नहीं होने वाला है? जी हाँ, हम इसे इसलिए कह रहे हैं, अब आप आगे खुद समझ जाएंगे। साल था 2014, जब देश के प्रधानमंत्री की बात चल रही थी। एनडीए के प्रमुख नेताओं की मीटिंग हुई कि 2014 का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाए। उस समय दो नेताओं का नाम सबसे आगे चल रहा था। एक थे उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने बीजेपी के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 का एनडीए का नेता घोषित कर दिया। नीतीश कुमार जी को काफ़ी दुख हुआ और 2014 में उन्होंने एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ दिया और 2014 में जेडीयू एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी। 2009 में जेडीयू 20 सीटों वाली पार्टी 2014 में 2 सीट पर ही निपट गई। नीतीश कुमार ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार में खलबली मच गई कि नीतीश कुमार अब यह जिम्मेदारी किसको देंगे। नीतीश कुमार ने अपने करीबी और कैबिनेट में मंत्री जीतन राम मांझी को जिम्मेदारी सौंप दी। नीतीश कुमार को यह पूरी उम्मीद थी कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की हर बात मानेंगे और उम्मीद भी होनी चाहिए थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही काम करते रहेंगे। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद पूरी स्थिति बदल गई। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगने लगा कि उन्होंने अपनी कुर्सी सौंप कर गलती कर दी है। नीतीश कुमार ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। उन्होंने जीतन राम मांझी से इस्तीफा देने को कहा, लेकिन जीतन राम मांझी अड़ गए और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। फिर जेडीयू ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। यह मौका देखकर बीजेपी ने जीतन राम मांझी को समर्थन दे दिया, लेकिन जीतन राम मांझी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और आखिर में जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे दिया। आरजेडी कांग्रेस के समर्थन से नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली। यह 2014 में नीतीश कुमार के लिए जो घटनाएं हुई, यह बहुत बड़ी घटना थी और एक बहुत बड़ी सीख भी थी। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और अपने सबसे करीबी राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को यह जिम्मेदारी दी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिसके कारण नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। आइए आगे आपको हम इसके बारे में विस्तार से समझाते हैं। जेडीयू का आधिकारिक बयान आया कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू पार्टी एक काम और एक सिद्धांत पर काम करती है, इसलिए
नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन 2016 तक शरद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और शरद यादव का नाम तेजी से बिहार में फैलने लगा। तब नीतीश कुमार ने साल 2016 में शरद यादव से यह पद अपने पास वापस ले लिया और बन गए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब समझने वाली बात यह है कि 2016 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। तब जेडीयू का सिद्धांत पता नहीं कहाँ था। 2020 तक नीतीश कुमार ने 4 साल तक मुख्यमंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद अपने पास रखा। क्या 4 साल बाद जेडीयू को याद आया कि मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एक के पास ही है? और जब याद आया तो अपने सबसे करीबी और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन यह ऐसा ही नहीं हो गया। इसको पूरा जानने के लिए पीछे जाना होगा। समय था 2020 में होने वाला विधानसभा चुनाव। जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित कर दिया था। लेकिन पहले चरण चुनाव के बाद ही सब स्पष्ट होने लगा था कि जेडीयू बीजेपी की तुलना में फिसड्डी बन रही है। जब रैली हो रही थी तो एनडीए के नेता नीतीश कुमार तो थे, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने लाकर वोट मांगने लगी थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यह कहानी चालू होती है एनडीए के साथी रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान से। चिराग पासवान बिहार से एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी और अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर चुके थे। वैसे चिराग पासवान को ज़्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। पहले चरण के बाद नीतीश कुमार की बोली ऐसी बदली कि आप इस वीडियो से आकलन कर सकते हैं। तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना, देख लो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे और उन लोगों का हाल ठीक ठाक कर देंगे, पूरा हाल कर देंगे, ये ध्यान दो। काहे के लिए मुर्दाबाद कह रहे हो? तो जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। या हमको मालूम है कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है, और आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने देख लो कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, और तुम बीच में 10 आदमी ऐसे ही हल्ला कर रहे हो। ऐसे ही हल्ला करोगे? चलो यहां से निकलो यहां से। ये बात नहीं सुनना है तुमको। अरे वो तो आप बता ही रहे कि कौन है। इस तरह का काम किया करोगे तो जिसके लिए कर रहे हो उसी को नुकसान होने वाला है, जान लो, अच्छी तरह जान लो। नीतीश कुमार का ऐसा अंदाज इससे पहले उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में नहीं देखा गया। इस कारण विपक्ष के लोग भी आलोचना करने लगे। इसी कारण हर मंच पर, हर जगह देश के मुखिया, एनडीए के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागडोर संभाल ली। और इसका फायदा हुआ बीजेपी को। बीजेपी आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ गई। एनडीए ने तो जेडीयू प्रमुख को अपना चेहरा तो मान लिया था, लेकिन बीजेपी में अंदर ही अंदर इसका विरोध हो रहा था। लेकिन आखिर में नीतीश कुमार के कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली। लेकिन बीजेपी ने बड़ा दांव चलते हुए अपने 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए। मंत्रिमंडल के विस्तार में नीतीश कुमार ने अपने करीबी मेवालाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया।
मेवालाल को विपक्षियों ने खुलकर विरोध किया, लेकिन पर्दे के पीछे बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके फलस्वरूप मेवालाल को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। मेवालाल के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इस पूरे प्रकरण में जो हुआ, नीतीश कुमार को बैकफुट पर ढकेल दिया। इसी बीच बीजेपी ने मौका देखते हुए अरुणाचल प्रदेश से अपने ही साथी के छाती में छुरा भोंककर 6 विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने दुख जाहिर किया। आइए देखते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है और गठबंधन को बहुत सुदृढ़ बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह के प्रयोगों से बचना चाहिए। यह सब होने के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। इसी कारण उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को त्याग करके अपने सबसे करीबी, बोले तो उत्तराधिकारी आरसीपी सिंह को कमान थमा दी। अब आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि जेडीयू और बीजेपी के बीच कैसा संबंध रहता है। क्या अरुणाचल प्रदेश के घाव को भूल पाएगी जेडीयू? क्या बिहार में फिर से अपनी जमीन पूरी तरह से वापस कर पाएगी जेडीयू? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह सब देखते हुए विपक्षी लोग जेडीयू के विधायक को अपने साथ आने का दावा भी करने लगे हैं। आरजेडी नेता का बयान आपको सुनवाते हैं। और जिस तरह से अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं उसका भी हॉबी होकर करके भारतीय जनता पार्टी उस तरह के फैसलों का घोषणा कर रही है। ये अपने आप में जनता दल के जो एमएलए हैं वो सब परेशान हैं और कुछ हारे भी बीजेपी के कारण। तो ये सारे चीज आ रहे हैं और यही कारण है कि एमएलए अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम हॉबी नहीं होने दें और वो लगातार वो इस तरह की जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उससे साथ जाना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन के या समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए उनके साथ जाना चाहते हैं। हमसे ही जनता दल के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल छोड़ने के लिए। कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के लिए यह सफर बहुत कठिन होने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए न्यूज़ 17 हिंदी को। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नई कहानी के साथ।